हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज हम लोग थॉमस हॉब्स के बारे में पढ़ेंगे और थॉमस हॉब्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेगा सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले थॉमस हॉब्स के जीवन परिचय को जानते हैं। थॉमस हॉब्स का जन्म 5 अप्रैल 1588 को विल्टरशायर इंग्लैंड में मेम्सबरी नामक स्थान पर होता है और जिस समय इनका जन्म होता है उस समय जो है इंग्लैंड के तट पर स्पेन के आर्मेरा के आक्रमण से जो है लोग जो है त्रस्त रहते हैं और थॉमस हॉब्स की माँ ने उस दरमियान समय से पहले थॉमस हॉब्स को जन्म देकर उसमें जो है जन्मजात डर पैदा कर देती है और थॉमस हॉब्स ने स्वयं कहा है, अपने ही संबंध में कहा है, उनका कहना है कि थॉमस हॉब्स और भय जुर्बा बच्चों की तरह पैदा हुए हैं। थॉमस हॉब्स के पिता को उसके जन्म के समय ही आत्म सुरक्षा हेतु परिवार छोड़कर इंग्लैंड से भागना पड़ता है। इसलिए थॉमस हॉब्स का जो पालन पोषण होता है उनके चाचा के द्वारा किया जाता है, क्योंकि उनके पिता जो है उस समय जो आक्रमण के समय उनके पिता जो है भाग जाते हैं। और थॉमस हॉब्स जो है बहुत विलक्षण प्रवृत्ति के बालक होते हैं, उनमें बहुत सारा जो है गुण होता है। उसने 4 वर्ष की अवस्था में ही शिक्षा प्रारंभ की और 6 वर्ष की आयु में ही उसने ग्रीक तथा लैटिन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करके अपनी विलक्षण बुद्धि का परिचय दिया। यानी कि थॉमस हॉब्स जो है 4 वर्ष की अवस्था से ही अपना पढ़ाई शुरू कर देते हैं और 6 वर्ष की अवस्था होते होते जो है उनको ग्रीक और लैटिन भाषाओं में अच्छा खासा ज्ञान हो जाता है। उसने 14 वर्ष की आयु में ही यूरिपिडेज के मीडिया नाटक का यूनानी भाषा से लैटिन भाषा में अनुवाद करते हैं और 1603 में वह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुआ। उसके बाद 1608 में मात्र 20 वर्ष की आयु में वो जो है स्नातक की परीक्षा पास करके इंग्लैंड के एक उच्च परिवार में विलियम कैवेंडिश को पढ़ाने लगा। यानी कि उनका जो है ग्रेजुएशन हो जाता है 20 वर्ष की आयु होते होते और वहाँ के जो उच्च परिवार के विलियम कैवेंडिश थे उनका जो है ये शिक्षक जो है बन जाते हैं। और थॉमस हॉब्स ने इस परिवार से अपना आजीवन नाता जोड़ लेते हैं। इनका जो है उस परिवार से आजीवन नाता जुड़ जाता है और उसने कैवेंडिश के बौद्धिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण देते हैं। यही जो है विलियम कैवेंडिश बाद में डिवोन सॉथर का अल जो है बनता है और 1610 में थॉमस हॉब्स को अपने इसी शिष्य के साथ यूरोप की पहली यात्रा का अवसर प्राप्त होता है, जिनका वो शिक्षक बनते हैं और वही अपना शिष्य के साथ 1610 में यूरोप की यात्रा पर निकलते हैं। अपने इसी शिष्य के कारण उनकी जो है बेकन तथा बेन जॉनसन जैसे बुद्धिजीवियों से भेंट हो जाती है। 1610 में जो है वो अपने शिष्य के साथ यूरोप की यात्रा पर जाते हैं और वहाँ उनको बेकन तथा बेन जॉनसन जैसे बुद्धिजीवियों से भेंट होती है और 1634 से 37 तक उसे यूरोप की पुनः यात्रा का अवसर प्राप्त हुआ और इस बारे में इटली में जो है गैलीलियो से और पेरिस में फ्रेंच दार्शनिक डेकार्ट से उनका परिचय होता है। दूसरी बार 1634 में वो यात्रा करते हैं और फिर 34 से 37 तक यूरोप में ही जो है उनको रहने का मौका मिलता है और इटली के जो गैलीलियो है और फिर पेरिस में जो फ्रेंच दार्शनिक डेकार्ट से उनका जो है मुलाकात हो जाता है और 1637 में वह अपनी विदेश यात्रा पूरी करके वापस इंग्लैंड जो है लौट आता है। उस समय इंग्लैंड पर गृह युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। अपने देश के तत्कालीन राजनीतिक वातावरण से प्रभावित होकर उसने राजतंत्र के समर्थन में कुछ पुस्तकों की रचना की, जिन्होंने उसके जीवन की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया और
उसके जीवन की सुरक्षा में जब खतरा होता है तो उसे इंग्लैंड छोड़कर वापस उसे पेरिस जो है जाना पड़ता है और वहाँ एक निर्वासित व्यक्ति के रूप में फ्रांस में मानसिक रूप से राजनीतिक चिंतन में व्यस्त हो जाता है। और इसी दौरान उसने दो प्रसिद्ध ग्रंथ को लिखते हैं, एक डी सीवे 1642 ईस्वी में और दूसरा लेवियाथन 1651 में, जिसमें कि उसने निरंकुश राजतंत्र को सही मानते हुए सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन पुस्तकों के प्रकाशित होते ही फ्रांसीसी शासक उसके विरोधी बन जाते हैं। उसने जो है अपने खिलाफ इसी विरोध के चलते उसे वापस इंग्लैंड फिर आना पड़ता है और 1652 में इंग्लैंड में आने के बाद वह पुनः जो है डिवॉन शॉपर के अर्ल के परिवार के साथ रहने लग जाता है और यहाँ उसने डी कारपोरे तथा 1959 में डी होमाइन 1658 में रचना करते हैं। यहाँ जो है मिस्टेक हो गया है, 1959 लिखा गया है, डी होमाइन यहाँ जो है 1659 है। 1659 यहाँ आप लोग सही कर लेंगे कि 1659 में डी होमाइन की जो है रचना करते हैं और 1660 में कॉमनवेल्थ की समाप्ति पर जब वह पुनः राजतंत्र की स्थापना हुई तो थॉमस हॉब्स का शिष्य चार्ल्स द्वितीय जो है गद्दी पर बैठा। चार्ल्स द्वितीय के सत्तारूढ़ होते ही थॉमस हॉब्स के जीवन के संकट का भय तो कम हो जाता है, लेकिन उसके अधार्मिक विचारों से मठाधीश तब भी जो है उस समय भी नाराज थे। इसी कारण उसकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जब कुछ समय के बाद जब उनके जो शिष्य होते हैं चार्ल्स द्वितीय वो जब गद्दी पर बैठते हैं तो थोड़ा मोड़ा भय कम हो जाता है, लेकिन ये जो है अधार्मिक प्रवृत्ति की जो है होने की वजह से या फिर जो भी इन्होंने जो है बुक में अपने ग्रंथ में लिख करके जो प्रदर्शित किया उससे जो है जो मठ था उसमें मठ का जो मठाधीश होते हैं वो जो है उस समय तक जो है इससे नाराज रहते थे। इसी कारण उसकी जो राजनीतिक गतिविधियों में प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि जब इनका शिष्य जब राजगद्दी पर बैठा तो इनको तो राजनीति में जो है आना स्वाभाविक ही था, कुछ ना कुछ तो करते ही, लेकिन इनके ऊपर जो है प्रतिबंध जो है लगा ही दिया गया। और चार्ल्स द्वितीय की कृपा से उसे सज़ा नहीं दी गई, यानी कि चार्ल्स द्वितीय जो इनका शिष्य था और फिर अपने गुरु को जो है किसी भी तरह का सज़ा नहीं होने दिया। उसने राजा की सलाह पर अपना जीवन शांति से व्यतीत करने का संकल्प किया और वह लंदन छोड़कर कैटसवर्थ में रहने लगता है। इस दौरान वह अध्ययनरत रहा और 84 वर्ष की आयु में उसने लैटिन भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी और 87 वर्ष की आयु में यूनान के प्राचीन कवि होमर की प्रसिद्ध पुस्तकों इलियड और ओडिसी का अंग्रेजी में अनुवाद करके अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय देता है और 1679 में 91 वर्ष 10 महीने की दीर्घायु में इस महान दार्शनिक की इस संसार में जीवन यात्रा जो है समाप्त हो जाता है। अब आइए हम जानते हैं इनके जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं ये जो है देखते हैं। तो वास्तव में थॉमस हॉब्स की जो है पहला जो अंग्रेज विचारक है, कहा जाता है कि थॉमस हॉब्स जो है पहला अंग्रेज विचारक है जिसने कि राजनीतिक दर्शन पर विस्तार से लिखा और अपना अमूल्य एवं महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने राजनीति शास्त्र के अतिरिक्त साहित्य तथा अन्य क्षेत्रों में भी लेखन कार्य किया है। बचपन से ही वह विलक्षण प्रतिभाओं का स्वामी था। वह जीवन प्रयत्न कुछ न कुछ लिखता ही रहा। उसकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है, जैसे नंबर 1 सबसे पहला जो है उनका रचना द एलिमेंट्स ऑफ लॉ। ये रचना हॉब्स ने
1640 में ग्रंथ को जो है इन्होंने लिखा, और यह थॉमस हॉब्स की प्रथम दार्शनिक कृति है। इस समय इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था, इसीलिए 1650 तक यह पुस्तक प्रकाशित नहीं हो सकी। थॉमस हॉब्स इस कृति में विधि तथा उसके प्रकार की विस्तार पूर्वक रचना करते हैं। थॉमस हॉब्स ने द एलिमेंट्स ऑफ लव की जो ग्रंथ लिखे, उसने जो है विधि और उसके प्रकार का जो है इन्होंने विस्तार पूर्वक उसमें व्याख्या किए हैं। दूसरा जो इनका पुस्तक है, दूसरा पुस्तक दी सीबे। थॉमस हॉब्स ने इस ग्रंथ में संप्रभुता के सिद्धांत का वर्णन करता है, और इस पुस्तक ने थॉमस हॉब्स ने सार्वभौमिक शासक की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने इस पुस्तक में संप्रभुता को परिभाषित कर उसकी संपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। यानी डी सीबे का जो ग्रंथ है, इसमें संप्रभुता के सिद्धांत के बारे में जो है इन्होंने विस्तार पूर्वक लिखे हैं। तीसरा बुक जो है लेवियाथन है, जो कि बहुत चर्चित है, बहुत नामी है, और यह जो है सबसे महत्वपूर्ण रचना भी कहा जाता है हॉब्स के बारे में। यह ग्रंथ 4 भागों में विभाजित है। इस ग्रंथ में निरंकुशतावादी राजतंत्र का समर्थन किया है। प्रथम भाग में प्राकृतिक अवस्था का, दूसरे भाग में राज्य की उत्पत्ति तथा संप्रभुता संबंधी विचारों का वर्णन है, और तृतीय व चतुर्थ भाग में राज्य एवं धर्म के बीच संबंध का उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक में थॉमस हॉब्स की वैचारिक प्रौढ़ता एवं परिपक्वता का निर्वाह अन्य ग्रंथों की तुलना में अधिक रहता है। आगे जो है इनका बुक है डी कार्पोरे। इस ग्रंथ में थॉमस हॉब्स ने प्रकृति की विवेचना करते हुए यह भी स्पष्ट करते हैं कि जनता को संप्रभु शासक का विरोध क्यों नहीं करना चाहिए। थॉमस हॉब्स ने इस ग्रंथ में सार्वभौमिक धार्मिक सहिष्णुता का वर्णन करते हुए यह स्पष्ट किया है कि प्रजा का अधिकार है कि वह अपनी इच्छा अनुसार अपने धर्म के मार्ग पर चलती रहे और अपने संप्रभु का सम्मान करती रहे। पांचवा जो इनका बुक है डी होमाइन है, 1658 में ये बुक को लिखते हैं, और इनका छठा बुक है बिहेमोथ 1668 में 1668 में इस पुस्तक का जो है प्रकाशन होता है। और इस पुस्तक में थॉमस हॉब्स ने गृह युद्ध के कारण और प्रसरण की आलोचनात्मक समीक्षा की है। तो इन सारे बुकों को जो है जो थॉमस हॉब्स ने लिखे हैं और किन बुक में क्या क्या जो है इन्होंने लिखा है, इन सारी बातों को जाने। अब आगे जो है इनका जो भी क्वेश्चंस है आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।